तो द कश्मीर फाइल्स के जरिए देश के राजनीतिक दलों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए। जो द कश्मीर फाइल्स के जरिए, इस फिल्म के जरिए जो दिखाया गया है, ये कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है। हमने बताया, कहा कि एक कलंक था, कलंक का टीका लगा है भारत के माथे पर, और अगर उसको दिखाया गया है तो क्या गलत किया गया है, उसको मिटाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं सरकारों ने, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी और संदीप जी, आप दोनों लोगों को हमारी आवाज मिल पा रही है? जी योगेश जी। विवेक जी का जवाब आया, संदीप जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। विवेक जी, द कश्मीर फाइल आई, बहुत अच्छी बात है। जो युवा वर्ग लैपटॉप में, मोबाइल में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में व्यस्त रहा, इस फिल्म के जरिए जिसको नहीं जानकारी थी वो भी जान पा रहा है कि 90 के दशक में क्या हुआ था हमारे देश में। वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब लाखों लाख लोग एक साथ पलायन होने को मजबूर हो रहे थे और अपने ही देश में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो। अगर उसको अब दिखाया जा रहा है फिल्म के जरिए, तो ये सियासत क्यों बरपे है इस पे? अब विवेक जी थोड़ा सा अपना प्रश्न फिर दोहराइए योगेश जी। द कश्मीर फाइल्स के जरिए जो सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, आखिर क्यों? सीधा सा सवाल। और सरकारों ने क्या किया, वो चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे अन्य दलों की सरकार रही हो। देखिए योगेश जी, जो कश्मीर फाइल में कश्मीर का सच दिखाया गया है, उसके देखने के बाद हमारी युवा पीढ़ी है, उसको 32 साल पुराना सच जानने का अवसर मिला कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। और जिस तरह से उस समय की सरकारों ने मौन साधा रखा था, वो भी जानने का अवसर हमारी युवा पीढ़ी को मिला। ऐसे में उस समय की सरकारों में कितनी नपुंसक थी और आतंकवादियों के साथ किस तरह से उनके हाथ मिले हुए थे, ये भी देखने का, जानने का अवसर पूरे भारत की जनता को मिला। इसमें राजनीतिक रोटी साधने जैसा कुछ नहीं है। कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीर का सच लोगों के सामने आया है। कुछ को वो सच हजम हो पा रहा है, कुछ को सच हजम नहीं हो पा रहा है। जो लोग सच को हजम नहीं कर पा रहे हैं वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा साहब ये आधा अधूरा सच दिखाया गया। तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कोई इस पे नहीं बोलना चाहता कि जिस समय जिनके हाथों में उस समय सत्ता थी, सत्ता में बैठे लोगों ने इस खून खराबे को क्यों नहीं रोका, इस पलायन को क्यों नहीं रोका, उन लोगों ने तब अपने राजधर्म का पालन क्यों नहीं किया। ये सब तमाम सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर कश्मीर फाइल्स के माध्यम से लोग जान रहे हैं और आज पूछ रहे हैं। उसका उत्तर उस समय सत्ता में बैठे लोगों को देना चाहिए। जी संदीप जी, अब आपको आवाज आ रही है? संदीप त्रिपाठी जी।
संदीप त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? चलिए, नहीं मिल पा रही है। प्रियल आनंद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रियल जी, फारूक अब्दुल्ला को लेकर के अक्सर सवाल उठते रहे हैं और अब फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए और अगर वो दोषी हैं तो उनको फांसी की सजा मंजूर है। देखिए, अब्दुल्ला साहब की टिप्पणी पे अगर हम जाएं तो उनको कितनी दफा फांसी मिल सकती थी और कितनी दफा वो रीबर्थ होकर के वापस आते अपने कंट्रोवर्सी और ट्वीट की वजह से, उनका तो कुछ कह नहीं सकते। रही बात उनकी टिप्पणियों पर, तो उनकी टिप्पणियां हर हमेशा चर्चा में रही है और कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्शियल रही है। इस चीज पर ना जाऊंगी मैं, इस चीज से मैं बिल्कुल एक ताल्लुकात में रखती हूँ कि कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स पर उठने वाली जितनी भी टिप्पणियां हैं वो बेबाक हैं। इन सारी टिप्पणियों का कोई तूल्य नहीं है। एक मूवी जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लोगों के एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है, आज उस मूवी के पीछे इतनी हवाएं दे दी गई है कि कहीं ना कहीं वो आज एक राजनीति का एक चर्चा हो गई और राजनीतिक दलों के बीच का वो एक पन्ना हो गया है जिसका एक खिंचावपन हर राजनीतिक दलों के आपस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी एक मनोरंजन को मनोरंजन के हिसाब से दिखाना चाहिए था, या अगर किसी भी तरीके से या तकनीकी के तरीके से किन्हीं भी लोगों को पर्सनल अपनी एक प्रॉब्लम थी तो वो अपनी एक पर्सनल अपील, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे ऐसे माध्यम है वो उस तरीके से दे सकते थे। लेकिन राजनीतिक तूल्य देना, समुदाय के बीच में एक खिंचातानी करवाना या आवामों के बीच को आपस में एक जुटाव में लड़वाना, इनको ये क्यों नहीं समझ आता कि इनका एक शब्द, इनकी एक टिप्पणी कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दलों के बीच में, जनताओं के बीच में, समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं एक आवेश में न रहते हुए लोगों के अंदर एक खींचातानी की भावना दुर्भावपूर्ण आ रही है। और क्या ये हमारे समाज कल्याण के प्रति सही चीज है? क्या हम वो उस चिन्ह को सही तरीके से लेकर जा रहे हैं? मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे संदीप त्रिपाठी जी का। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी ओके जी, बोले। संदीप त्रिपाठी जी, ये फिल्म आई जब से लगातार सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। कहां दिक्कत आ रही है अगर सच को सामने लाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करें तो वहां पर आपने राज किया है, या तो अब्दुल्ला साहब का परिवार उसने राज किया है। कुछ समय के लिए बीजेपी आई थी लेकिन उसने शायद रहते समझ गई और उसके बाद जो है वो, लेकिन बहुत देर हो गई थी तब तक। तो ये जो ऐसी स्थिति बनी है उसके बाद अगर उस पर फिल्म आई तो दिक्कत कहां पर हो रही है? क्यों इतना शोर बरपा हुआ है? ये दो सवाल है, एक सीधे सीधे। अभी आपने कांग्रेस की बात की, सीधे सीधे मुझसे सवाल पूछा और कांग्रेस पे एक तरह से एलिगेशन लगाया। नहीं, एलिगेशन नहीं है, जो चीज सच्चाई है वो बताइए। अगर आपकी सरकार ना रही हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल रही। आपने कहा कि जब ये घटना हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब घटना हुई है तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी या भाजपा की थी या जनता दल और भाजपा की थी? आप बताइए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात अब सुन लीजिए संदीप जी, सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि आप जो वीपी सिंह की सरकार का जो हवाला दे रहे हैं ना, ये कोई एक दिन का कोई वो नहीं था कि आप गए और खाता किसी बैंक में चले गए, आप अकाउंट खुलवा लिए, खाता खुलवा लिए। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। अच्छा, लंबे क्यों? एक दिन में, एक महीने में, कितने समय के लिए वीपी सिंह की सरकार आई थी?
क्या उसके पहले वहां के हालात सही थे? क्या एक 4 दिन में 4 महीने में ये चीज पूरी स्थिति वहां पर पैदा कर दी गई? क्या जो स्थिति पैदा हो गई, ये एक पूरा प्रोसेस था, पूरी इसकी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट रची गई होगी आतंकवादियों के द्वारा, तब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वो तो वीपी सिंह आए उस समय, वो भी कुछ समय के लिए रहे, और ये अब आप उसका हवाला देकर के ये हाथ खड़े कर दे कि सरकार किसकी रही है, और आप हमसे सवाल पूछे। कहा कि आपने बताया कि जब कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, तो उसके 1 महीने से ज्यादा पहले से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार थी। इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि कम से कम 3 महीने पर तो चुनाव भी लगते हैं, ये भी सही होगा। तो 5 महीने तो ऐसे निकल गए, मतलब 5 महीने से कांग्रेस नहीं थी। अब उसके अलावा पहले हम थे तो ऐसी घटनाएं नहीं थी, ये भी सच्चाई है। हमारे समय में जब भी इस तरीके की घटना हुई है, चाहे वो पंजाब हो, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जो नया बना तत्कालीन उस समय बिहार के जो है प्रभावित जिले, तो हम हर जगह पे कंट्रोल किए और ये स्थितियां हर जगह बनी। उसके लिए आप हमें दोषारोपित नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एक बात आप समझिए, अभी आपने कहा कि आपने शासन किया, बिल्कुल हमने किया है। हमारे शासनकाल में ऐसी बात नहीं थी। ये भी एक फैक्ट आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन तब स्टार्ट हुआ जब राजीव गांधी जी ने लोकसभा का घेराव किया और उन्होंने उसके विरोध में प्रदर्शन किया, तब वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुए। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो रही थी, और उसके बाद 19 जनवरी 1900 जो 90 की बात होती है, उसके बाद भी पलायन लगातार जारी रहा। जब तक जो है मान के चलिए कि लगभग सालों तक वो पलायन जारी रहा, और 1 साल से ज्यादा 1.5 साल सरकार रही। उसके बाद भी 1992 में सरकार वापसी होती है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी तो गिरफ्तार किया जाता है, तब भाजपा जो है समर्थन वापस ले लेती है जनता दल से। लेकिन कश्मीरी पंडितों को जब मारा जा रहा था, तब वो समर्थन नहीं वापस लेते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, तब समर्थन वापस नहीं लेते हैं। तो ये ब्राह्मणों के प्रति भाजपा का आज जो दिख रहा है वो भी एजेंडा है, और उस समय भी था। देखिए, सवाल सभी सरकारों पर हो, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आप बताइए क्यों हमसे सवाल पूछेंगे? मैं एक राजनीतिक दल होने के नाते अपनी, अरे हम फिर से वही चीज कह रहे हैं भाई, वो एक दिन की स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई गई थी संदीप जी, इस बात को आप स्वीकारिए, इस बात को आप मानिए। 5 महीने की स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं थी भाई। और अगर ठीक है, 1 सेकंड के लिए उसको साइडलाइन कर दीजिए, तो ये फिल्म पर, जो फिल्म आई है, इस पर आप हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं कि आधी अधूरी आई है? भाई आधी अधूरी आई हो, पूरी आई हो, 1/3 आई हो, 2/4 आई हो, क्या जरूरत है भाई? फिल्म किस लिए होती है? इंटरटेनमेंट के लिए होती है। आप उस पर क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं भाई कि नहीं फिल्म पूरी आनी चाहिए, पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया। पिक्चर किस लिए बनती है? इंटरटेनमेंट के लिए बनती है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो इग्नोर कर दीजिए, पड़ी रहने दीजिए, फिल्म को करने दीजिए भाजपा जो कर रही है। मित्र, आप जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, अभी आपने कहा कि आप हो हल्ला क्यों कर रहे हैं। आज जो अभिव्यक्ति की आजादी नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ के हमें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि 2002 के दंगों पर बनी हुई फिल्म परजानिया को किसी भी स्क्रीन पर जो है प्रदर्शित न करने का हुक्म देने वाले वो हुक्मरान, वो बादशाह कोई और नहीं, मोदी जी थे। जो ये कल्चर है ना, ये बादशाहों वाला, ये जो मुगलियत, दाढ़ी भी बच गई है, थोड़ा नीचे कट गई है, ऊपर आज भी रखते हैं। तो ये मुगलियत जो लेके हैं, मुगलों से लिए है ना, वो आज भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो हर चीज उनके हिसाब से नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप फिल्म देखे होंगे, फिल्म चलती है, वहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि एक मुस्लिम जो है ये इशारा करता है कि उस जो है ड्रम के अंदर वो बैठा हुआ है, वो जाते हैं गोली मार देते हैं। आप जरा मुझे बताइए, क्या उस समय कश्मीरी मुस्लिम नहीं मारे गए थे? बताइए मुझे, नहीं मारे गए थे? अगर मारे गए थे तो उनकी बात क्यों नहीं करते हैं फिल्म में? क्या सिख नहीं मारे गए थे? आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, क्या उस समय कश्मीर में सिर्फ वहाँ पर ब्राह्मण ही रहते हैं? और भी लोग तो रहते हैं।
उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और उनके साथ हुआ, ये ब्राह्मणों के साथ ही क्यों हुआ और भाजपा के शासनकाल में क्यों हुआ? इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस देगी। आज जिस तरीके से ब्राह्मणों को लगातार हत्या करवा रहे हैं, ये अभी अयोध्या की घटना, कल की घटना देख लीजिए, शकुंतला मिश्रा मार दी गई जो है लखनऊ में, आप देख लीजिए, आप जो है उन्नाव में देखिए मोनू दुबे को मार, ये चुनाव के बाद की घटना है, बता रहा हूँ। दिन दहाड़े जो है आप यहाँ पर मार दिया गया इलाहाबाद में, चारों तरफ की ये 10 दिन के बीच की घटना बता रहा हूँ। तो ये इनकी मानसिकता जो रही है भाजपा की। लॉ एंड ऑर्डर पर, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करेंगे फिर कभी। विवेक जी, सब कुछ आप कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कर आप रहे हैं और उसके बाद पूरा श्रेय भी आप ही लेने की होड़ में लगे हुए हैं। देखिए योगेश जी, मैं इनकी बेशर्मी बहुत देर से देख रहा था, किस तरह से वो इस घटना को वीपी सिंह जी की सरकार के समय का बताने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया। वो ये नहीं समझा पाए कि जब कश्मीर के इस्लामी आतंकवादी जब ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए, तो उस समय हिंदुस्तान में और कश्मीर में किसकी सरकार थी? वो ट्रेनिंग लेने गए, लेकर के आए। टपलू की और टिक्कू की हत्या जब हुई तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, और वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री थे। हालांकि उस सरकार को हमारा बाहर से समर्थन था, हम उस सरकार में शामिल नहीं थे। जगमोहन जी जब गवर्नर बना के भेजे गए, तो जिस रात जगमोहन जी वहां पहुंचे उसके पहले सारा खेल हो चुका था, करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो ये सारी चीजें जितनी बेशर्मी से उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, मैं वही कांग्रेस की बेहयाई देख रहा था। और किस तरह से ये लोग बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। कत्लेआम कश्मीरी हिंदुओं का हुआ और उसको बता रहे हैं कश्मीरी पंडित, और उसको ले जाकर के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वहां हिंदू चुन चुन के मारे गए, और ये मौत का तमाशा कांग्रेस की सरकार देखती रही। और ना तो इन्होंने वहां पे कोई मिलिट्री मूवमेंट किया, ना इसको रोकने की कोशिश की। ये सारा तमाशा राजीव गांधी अपनी आंखों से देखते रहे, और आज उस देखने के बाद, उसकी जिम्मेदार होने के बाद कांग्रेस बहुत बेहयाई बेशर्मी से उस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। कश्मीर की समस्या कोई एक दिन में नहीं पैदा हुई, इन्हीं के शासन काल में धीरे धीरे। आज ये कहते हैं कि साहब ये आधा अधूरा सच दिखाया गया है। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है विवेक जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको रोकेंगे, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं, और सीधे रुक करेंगे प्रियल आनंद जी। प्रियल जी, आपने सुना दोनों पक्षों को, दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने का काम कर रहे हैं, वही जो हर चर्चा में लगभग होता है। दोनों लोगों की बातों आपने जब सुनी, क्या निष्कर्ष निकाल रही हैं आप? देखिए, निष्कर्ष तो किसी बात पर अभी तक निकली नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से एक मनोरंजन की चीजें देखने वाली और आपसी दलें अपनी रोटियां सेक रही हैं उस चीज पे, उस चूल्हे पे, तो उस चीज पर निष्कर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि राजनीतिक दलों में बैठे राजनीतिक नेताएं हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या इनको ये समझ में नहीं आती कि इनकी एक शब्द या इनकी एक टिप्पणी कहीं ना कहीं समुदाय के बीच में, कौम के बीच में कितना इफेक्टिव जाती है, कितना एक इफेक्टिव मैसेज जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए भी आज 32 साल हो गए, 32 साल से भी कहीं ज्यादा हो चुके हैं, और आज भाजपा को या कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि क्या पूरी दृश्य उस मनोरंजन में दिखानी चाहिए या नहीं।
जबकि कश्मीर फाइल सिर्फ एक मनोरंजन के नाम पर बनी एक सिर्फ मूवी है। लोगों के अंदर ये मनोरंजन का एक साधन है जो कि ये देख करके अपने भावनात्मक तुल को वो प्रदर्शित कर रहे हैं अपने भावनाओं के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का इस तरीके से काटाछीनी करना एक दूसरे पे कहीं ना कहीं समाज के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। यंगस्टर जो हमारे समाज के हैं उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज इतनी सारी चीजें हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, आज इतने सारे मुद्दे हैं चर्चित और चर्चा करने के लिए, लेकिन आज भी हमारे राजनीतिक दल एक कश्मीरी फाइल्स को लेकर के इतनी सारी चीजें, इतने सारे वाद विवाद, इतने सारे तर्क वितर्क इन आपस में इनकी चल रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीति का एक रुख बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं इनको समझनी चाहिए कि जो बात बीती वो गई, कहीं ना कहीं जो बात गई उस चीज को हम वापस नहीं ला सकते। अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों बहनों का दुख हम नहीं बांट सकते, ना हम उनके दुख में सिर्फ और सिर्फ उनके साथ खड़े हो सकते हैं, ना उस चीज को हम वापस ला सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं जो उन पर बीती है या जो उस समय में बीती थी। लेकिन आने वाले समय में जो हमारे साथ हो रहा है या हमारे समाज में जिस चीज का जिस मुद्दों पर, जिस चीजों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जा रहा है, उस चीजों पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। संदीप जी, आवाज आ रही है? संदीप जी, आप कम से कम जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन आप केंद्र में भी रहे हैं। कम से कम इन कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं को या जो पलायन किए वहां से, उनके लिए कुछ कर तो सकते थे। महीने का आप कुछ कर देते कि 20,000 30,000 रुपए इनको मिलेगा इनको जीवन यापन करने के लिए, इनके रोजगार के लिए कोई साधन मुहैया उपलब्ध करा दिए जाए, कोई ऐसी व्यवस्था उनमें इनको विशेष छूट दी जाए। कम से कम जो वहां पर घटना घटी, ये सब तो किए जा सकते थे सरकार में रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में आई है, उसके पहले आप थे। उनके दर्द पर मलहम हालांकि नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई वो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो राहत मिलती उन्हें अपने जीवन यापन के लिए। संदीप जी, आप जिस व्यक्ति संदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संदीप जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। आवाज मिल पा रही है आपको विवेक जी? जी सर। विवेक जी, आपकी भी सरकार है 14 से, लेकिन अभी भी लोग जो है अपने घरों को वापस जाने के लिए वो जो 56 इंच का सीना कहा जाता है वो अभी करके लोग जाने को वहां पर तैयार हो नहीं रहे हैं। इतने लंबे समय से सरकार में है, अब तक मुझे लगता है कि लोगों को खुद, सरकार जब कोई कदम ठोस उठाती तो लोग खुद आगे बढ़ करके आते और कहते कि हम अपने घर का ताला खोलने जा रहे हैं, वहां हम अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी भी वो सिनेरियो क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है? जो समस्या 70 साल में वहाँ पनपाई थी कांग्रेस के शासन काल में, उसका समाधान आप 7 साल में करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं समाधान को, हम बढ़ भी रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि साहब ये आधा अधूरा सच है। अब कश्मीर फाइल में उन्होंने, उनके पास समय होता तो दिखाते कि किस तरह से
वहाँ पे धारा 370 लागू की गई। कश्मीर विलय में क्या समस्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्पन्न की गई और 35 से कैसे जोड़ा गया, जो कि पार्लियामेंट से भी इसका संज्ञान नहीं है। इससे बहुत सी चीजें जो उनके दस्तावेजों में छूट गई वो भी दिखाना चाहिए था उनको। शायद हो सकता कांग्रेस वाले ये भी देखना चाहते हो जो पाप उन्होंने कश्मीर के साथ किया वो भी दिखा दे लोग। हालांकि उनका जो फोकस रहा वो केवल 89-90 इधर समय में रहा। इस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर से पलायन हुआ, इस पे रहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, पिछले कार्यकाल में आप भी जानते कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। इस कार्यकाल में जैसे ही हम राज्यसभा में काम चलाऊ बहुमत ले पाए, हमने सबसे पहले वहाँ 370 35 से समाप्त करने का काम किया, जिसके कारण वहाँ पर अमन चैन की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि चुन के आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारी सेना कर रही है और आतंकवाद की कमर टूट रही है। हमने पिछले कार्यकाल में पूरे भारत में जो आतंकवादी पैर पसारते थे उनको समेट करके जम्मू कश्मीर की सीमा में कर दिया था। इस कार्यकाल में हम उस आतंकवाद को सीमा पार धकेलने के लिए लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे सैनिक, हमारे रणबांकरे इसको पाकिस्तान की सीमा में ही दम तोड़ने को मजबूर कर देंगे। आपने देखा भी होगा कि हमारी सरकार ने किस तरह से एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को उसकी सीमा में घुसते ही सबक सिखाने की कोशिश की। इसका पूरे देश में समर्थन किया हमने। तो सरकार के साथ पूरे देश की जनता का समर्थन है और हम काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से डेवलपमेंट की ओर कश्मीर जा रहा है, आगे वहाँ जिस तरह से सरकार का वादा है कि हम विधानसभा चुनाव भी कराएंगे प्रतिबंध के बाद, ये सब सारी चीजें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेकर के बढ़ रही है, ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। लेकिन आरोप ये है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो उस समय सत्ता में हुक्मरान बैठे थे, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम से आंख क्यों मूंदे रखा? उनके पलायन तो उनके 2 शब्द क्यों नहीं आए? 84 के दंगों की जांच हो सकती है तो कश्मीर में हिंदुओं की कत्लेआम की जांच क्यों नहीं हो सकती? इसमें कोई कमीशन क्यों नहीं बैठाया गया? उनके गांव पे मरहम लगाने की कोशिश किसी दल विशेष ने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी तो काम कर ही रही है। 370 तो हमने समाप्त किया। अच्छा, 70 और 35 का ये क्या हटाने के क्या मतलब है? इन लोगों को पुनः वहाँ विस्थापित करने के लिए इससे और 370 हटाने से क्या कनेक्शन है? 370 का ये कनेक्शन है। 370 के तहत जो पाकिस्तानी आकर के यहाँ की कश्मीर की लड़कियों से शादी करते थे उनको नागरिकता मिल जाती, और जो कश्मीर की बेटियां हिंदुस्तान किसी नागरिक से शादी करती थी, हमारा सवाल कुछ और है। हमने ये पूछा, जो लोग वहां से पलायन करके दिल्ली में बसे हुए हैं, जम्मू में बसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं, इनको पुनः कश्मीर भेजने के लिए 370 हटाने का क्या ताल्लुक है, क्या तुक बनता है, ये बताइए। इससे और उससे संपर्क क्या है, केवल इतना बताइए आप। बिल्कुल उसी कह रहा हूँ। जरूरत वहाँ पे आतंकवाद की जड़ पे चोट करने की है। नया आतंकवादी ना पैदा हो, नया नौजवान जाकर के पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाके ट्रेनिंग लेकर के आतंकवादी बन के हिंदुस्तान ना लौटे, उस आतंकवाद की जड़ पे चोट करने की है। हमारी सरकार ने आतंकवाद की जड़ पे चोट किया है। जो इनको फंडिंग होती थी विदेशों से, उन फंडिंग को पकड़ करके NIA ने जांच कर करके देखिए, आप भी तार्किक बात करिए। देखिए, अरे भाई 370 इनके पास डोमिसाइल है, वहां का निवास प्रमाण पत्र है इन लोगों के पास वहां का। 370 हटे चाहे ना हटे, उनका घर है वहां पर। कौन भाई कलाल इनको रोक सकता है वहां जाने से? उनका वहां पर घर है, निवास प्रमाण पत्र है। अगर हमारे अंदर कार्य क्षमता, कुशलता की वो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो हम इनको वहां क्यों नहीं पहुंचा सकते? कहां बाधा आएगी इनको वहां पहुंचाने में? हम इनके जहन के अंदर जो डर है, उस डर को क्यों नहीं समाप्त कर पा रहे हैं? इसका मतलब कमजोर हुए ना हम, कि अभी हमारे ही देश का नागरिक अपने घर वापस लौटने के लिए डर रहा है,
अपने घर में वापस रहने के लिए वो डर रहा है कि नहीं एक बार अगर फिर वहां हम गए तो वहां वही एक बार 90 वाली कहानी, 90 वाला इतिहास दोहरा सकता है। हम इतने मजबूत हुए हैं, इतने मजबूत होने के बावजूद हमारे देश का नागरिक अभी भी डर रहा है अपने घर में जाने के लिए। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ठीक है, इतने साल का जो आप इतिहास बता रहे हैं कि कांग्रेस ने शासन किया, ये किया, वो किया। अरे आज वर्तमान के हालात में क्या है? वर्तमान में क्यों नहीं लोग जाने के लिए वहां पर तैयार हो रहे? अभी भी तो लोगों के अंदर वही डर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये डर क्यों नहीं समाप्त हो पाया अब तक? अब तो हम इतनी मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं, अब तो हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। विवेक जी आप मेरी बात सुनिए तो सही। एक एक आतंकवादियों को चुन चुन करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो विदेशों से फंडिंग पा रहे थे, जो आतंकवाद को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी चुन चुन के जेल भेजने का काम किया है। आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान कर रहे हैं वहाँ पर। ये सब काम जारी है। आज के आंकड़े आप देख लीजिए, महीने में कितने आतंकवादी जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय के आंकड़े देख लीजिए, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से हम वहाँ पे आतंकवाद की कदर तोड़ करके शांति कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके बाद इन लोगों के मन से खुद वहाँ के लोगों का डर निकल जाएगा और ये लोग खुद अपने वतन वापसी करेंगे, अपने जमीन पे जाएंगे। लेकिन उस डर को निकालने के लिए हमें समय चाहिए और हमें समय इन्होंने दिया है। हम इसी कार्यकाल में हमने 370 हटाया, इसी कार्यकाल में हम इनकी घर वापसी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संदीप जी, प्रियल जी, भारतीय जनता पार्टी अभी आतंकवाद का समूल नाश करने में लगी हुई है, जड़ से समाप्त करेगी। और उसके बाद जो अभी भी आज इन विस्थापित लोगों के लिए, जो पलायन हुए लोग हैं, इनके अंदर जो डर है, उसके लिए अभी और लंबा समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद ये लोग खुद कहेंगे कि अब हम अपने घरों की ओर रुख करेंगे। विवेक जी ये कह रहे हैं अभी उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। योगेश जी देखिए, विवेक जी ने बहुत अच्छी बात बोली है और इस चीज का मैं बहुत ही ज्यादा समर्थन करती हूँ। लेकिन मैं विवेक जी से एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर कश्मीर के टाइम में जब ये दंगे हुए थे 1989 में और काफी लंबे तक चली, तो क्या उस समय आपकी पार्टी नहीं थी? क्या उस समय आपका दल नहीं था? या क्या उस समय आपको उनका दर्द नहीं दिखा? या आज आप सत्ता के अंदर है, इसलिए राजनीति के अंदर होने पर और राजनीतिक चर्चा में रहने के लिए आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं? उस समय, वो समय कहाँ था जब आपकी दल अगर चाहती तो कश्मीरी भाइयों की बहू, बेटियां और बहन को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मदद कर सकती थी। अपने घर को छोड़ने पर वो मजबूर नहीं होती, अपने आप को वैश्याकृति में ना भेजती। तो बहुत सारी चीजें हैं। हर माध्यम, हर मंच के ऊपर आकर के बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन उस चीज पे अटूट विश्वास के साथ अपने आप को खड़े रखना एक अलग बात होती है। पर्याप्त समय चाहिए। क्या 56 साल वो पर्याप्त नहीं थे? क्या आपको किसी दल के लोगों ने रोका था या आपको किसी दल ने रोक रखा था? तभी भी आपका दल था, आज भी आपका दल है और आगे भी रहेगा। तो ये चीजें आज क्यों? सदन के अंदर 370 हटाने से क्या कश्मीरी पंडित या क्या कश्मीरियों के अंदर जो वो एक दहशतपूर्ण दृश्य आज भी उनके दिलों में है और आज भी उनके दिलों को वो खून से छलनी कर देता है, क्या वो चला जाएगा?
बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में आप जाकर के देखें, तब आपको उनके दुख और दर्द का एहसास होगा। किसी के दुख और दर्द पर अपने हाथ का मरहम सेकने से एहसास नहीं होता विवेक जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं आवाम भी यहाँ पर रोकेंगे, दरअसल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से विवेक जी का। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, विवेक जी को नहीं आ रही। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही भाई जी। अच्छा, आ रही है आपको भी। संदीप जी, आपको? हाँ, आ रही है। ठीक है, रुकिए, विवेक जी आपके पास आते हैं। संदीप जी से कमेंट ले लेते हैं, काफी देर से संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। संदीप जी, हमने आपसे सवाल यही है कि अगर जो घटना घटी उसके बाद आप इन लोगों पर मरहम लगाने का कुछ काम कर सकते थे, इन लोगों के लिए कुछ मासिक जीवन यापन के लिए कुछ घोषणा कर सकते थे, 20,000, 25,000, 30,000 कुछ रुपए, और रोजगार के लिए कुछ इनको विशेष छूट उपलब्ध कराई जा सकती थी सरकार की तरफ से। तो कम से कम ये अपना भरण पोषण जीवन यापन एक अच्छे से कर सकते, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते। इनको एक लगता कि नहीं ठीक है, हम अपने ही देश में पलायन होने को मजबूर हुए हैं, तो लेकिन सरकार हमारे साथ है। बड़ी विनम्रता के साथ बात कहना चाहता हूँ कि आपको इससे थोड़ा बहुत जब आप डिबेट के लिए बैठे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ बैठे हैं, इसलिए कि अगर आप रिसर्च करते तो आपको ये पता चलता कि हर एक परिवार को कांग्रेस पेंशन देती है, और आज से नहीं दे रही है, जब से ये दुर्घटना हुई, ये दुर्दांत घटना हुई, तब से दे रही है। और पिछले 10 साल का मैं बता दीजिए जी, कितना दे रही है जी। उस समय कम था, धीरे धीरे बढ़ते फिर मैंने पूछा कितना दे रही है, बताइए आप रिसर्च करके आए, आप बताइए कितना दे रही है। 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जी। हमने क्या कहा जी, आपने कहा कि कुछ मदद हो जाती। हमने कहा 20 से 25-30,000 रुपए अगर शुरुआत कर देती, आज वो रुपए अगर शुरुआत होती 20 से 25,000 रुपए की, आज वो कितना रुपया होता? कौन सुन लीजिए भाई, अरे सुन लिया करिए संदीप जी, आप भी सुन लिया करिए। 5वीं कक्षा में जब बच्चा जाता है, 8,000 रुपए महीने की फीस हो जाती है उसके पढ़ाने का। उस समय डीएम की तनख्वाह सैलरी नहीं थी, विधायक की सैलरी नहीं थी, जितने वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, आप उस समय की बात कर रहे हैं। हमने 14 से बीजेपी आई है ना। सुनिए अजय जी, 90 में विधायक की सैलरी जितने की आप बात कर रहे हैं 20,000 रुपए की, विधायक की सैलरी नहीं होती। आप बात कर रहे हो उस समय हेल्थ की, उस समय के हिसाब से। विधायक की तो बात ही मत करिए, विधायकों और सांसदों की तो बात ही मत करिए। ये लोग तो क्या करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं तब भी इनकी सैलरी बंदी रहती है, पता नहीं जनता के लिए कौन सी समाज सेवा करते हैं। इनकी तो क्या बात ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा लगता है आप, तो मैं ये समझता हूँ कि आप भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तब इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। अगर आप रखते तो इस तरीके के सवाल बिल्कुल नहीं, हम सवाल उठाते हैं, उसमें कोई गलत सवाल नहीं है। हमको लगता है जितना ये करते हैं हम सब जानते हैं, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, क्या करते हैं ये सब जानते हैं। बात है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं मुद्दे पे आइए जी। मुद्दे पे अब ये पिछले 10 वर्ष में 8600 मकान मैंने हमारी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में बनाए कश्मीरी पंडितों के लिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट थे उनके लिए। भाजपा ने कितने बनाए ये सवाल होना चाहिए ना 8 साल में। पिछले 10 साल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। 8600 मकान बना के दिए। अगर वीडियोज ना हो, मनमोहन सिंह उद्घाटन करने गए थे स्पेशली जम्मू, अगर उसके वीडियोज ना हो तो वीडियो में उपलब्ध करा। कितने लोग पलायन किए हैं उसको चलना। 90 के बाद से आपने 8,000, हम कह रहे हैं 10,000 मकान बना दिए। कितने लोग पलायन किए हैं? 10 वर्ष की बात कर रहे हैं ये। आप पूरी बात सुनिए योगी जी। मैंने इसीलिए कहा कि अगर रिसर्च किए होते तो आपको आसानी होती। पिछले 10 वर्ष में 8600 मकान बनाए। आज 8 वर्ष हो गए सरकार को, 2100 मकान बनाए। सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्यों, आखिर क्यों? इसलिए कि हम कांग्रेस है। आप समस्या ये नहीं है, हम आपसे सवाल पूछ रहे तो हम तो उसी में बहक जाएंगे ना। आप बीजेपी की बात बताने लगते हैं। अरे आप अपनी बात बताइए, हम बीजेपी से लिए बैठे हुए हैं, हम बीजेपी से सवाल पूछेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बीजेपी को बता रहे हैं 8600 मकान बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में। हम आपकी बात पूछ रहे हैं, आप बताइए, फिर हम बीजेपी से पूछ लेंगे सवाल।
जी बिल्कुल, इतनी देर में सवाल हो जाना चाहिए था। हाँ। तो हमने मकान बना के दिए, हमने उनकी पेंशन के लिए जो है व्यवस्था रखी शुरुआती दौर से, वो बढ़ाते बढ़ाते हमारे समय तक वो 10,000 रुपए थी, आज 15,000 रुपए समथिंग पेंशन दी जाती है कश्मीरी पंडितों को। और उस समय से हमने ये शुरुआत की थी, और आज भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित अच्छी अच्छी जगह पे हैं। हमने राज्यसभा जो है विवेक तनखा जी राज्यसभा भेजा था, सिर्फ इसी वजह से कश्मीरी पंडित है, उनको जो है राज्यसभा भी भेजा। और हमारे शीर्ष नेता जो जिसकी बगावत सबसे ज्यादा भाजपा करती है, जिसकी खिलाफत करती है, जिसका चरित्र हनन करती है, वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर के ही रहने वाले थे। तो कश्मीर से हमारा जुड़ाव जो है वो जो है घर का है, कोई जो है राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। और फिर मैंने एक बात कही थी, जो मैंने तथ्यपरक बात की थी, कि राजीव गांधी जी ने लोकसभा का घेराव किया था, ये सही है या गलत है? अगर सही है तो किस लिए किया था? अगर उन्हें दर्द नहीं होता तो क्यों करते? और आप राहुल जी के कैंपेनिंग के भाषण सुन लीजिए, कैंपेनिंग में उस समय कह रहे हैं, यही बात वो कर रहे हैं कि किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया गया। अभी हमारी बहन कह रही थी कि उसका असर क्या होता है। बिल्कुल असर गोरखपुर में बोला जाता है तो उसका असर जम्मू में भी होता है, जम्मू में बोला जाता है तो उसका असर भारत के ही नहीं विश्व में भी होता है। तो ये चीजें समझनी होंगी। उस समय जिस तरीके से जो है एक आंदोलन चला, दो तरीके के आंदोलन उस समय चल रहे थे। अब उस समय की परिस्थितियों पे थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उस समय पंडितों के खिलाफ माहौल, एक तरफ जनता दल, जो कि जनता दल थी, वो क्या चला रही थी? सवर्णों के विरोध में आंदोलन, या मंडल कमीशन, सवर्ण आत्मदाह कर रहे थे, एक तरफ ये चल रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिमों के खिलाफ में कमंडल आंदोलन भाजपा कर रही थी। तो ये जो माहौल बना, इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा स्टार्टिंग में कि आप ये सोचिए कि कश्मीरी पंडितों को ही क्यों मारा गया? वहाँ पर और भी जो है जातियां रही होंगी, और भी समुदाय के लोग रहे होंगे, सिख थे। उस समय ऐसा क्यों हुआ? तो इसीलिए हुआ कि जात के नाम पर जो आंदोलन चले, धर्म के नाम पर जो समय जो है भड़काऊ भाषण दिए गए भाजपा की तरफ से, उसका असर कहीं ना कहीं कश्मीर में हुआ, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई, और उसका फायदा विदेशी मुल्कों ने लिया। तो वो ये मौका तो हमारे देश के दलों ने दिया ना, कांग्रेस ने नहीं दिया ना। कांग्रेस अभी आपने जो ये बात बोली कि ये कोई एक दिन की नहीं थी, एक दिन का ये आंदोलन भी नहीं था, ये माहौल तो एक दिन में नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने ही शासन में इस तरह की घटना तो कोई भी नहीं कराएगी। आप याद कर लीजिए, जब उत्तर प्रदेश या कहीं पूरे जो है प्रदेश में दंगा होता है, जब भाजपा नहीं रहती है सत्ता में, तब दंगा होता है। और उसी तरीके की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में। तो फिर आप अभी ये क्यों कह रहे थे कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा गिना रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहेगी क्या कि उसके राज्य में मौत हो? जो अभी बता रहे थे आप कि किसकी हत्या हो गई है। मैं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर अलग विषय होता है, आंदोलन और एक जो माहौल बनाया जाता है आंदोलन के माध्यम से अलग विषय होता है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। अगर आप कानून की विषय बात करेंगे, बिल्कुल कोई भी सरकार साहब वहाँ भी आप ही बैठे हुए थे, राज्य में वहाँ आप ही बैठे थे, जम्मू कश्मीर में आप ही बैठे हुए थे ना? नहीं थे। अरे बिल्कुल नहीं थे। दो ही लोग तो केवल वहाँ राज किया, और किसने तीसरा बताइए, किसने राज किया वहाँ पर? किसने तीसरे किसने दल ने वहाँ राज किया है? अब्दुल्ला कौन है? हमने हम यही दो नाम तो बता रहे हैं, इन दो नामों के अलावा तीसरा कोई दल बताइए जिसने वहाँ राज किया हो। अरे तो उससे अगर संबंध हमारा है तो उससे तो भाजपा का भी है। भाजपा तो समय रहते हुए चेत गई थी। वही मैं शुरुआती दौर में संदीप जी मैंने यही बात कही, हमने कहा भाजपा भी गई लेकिन वो समय रहते चेत गई। आप लोग तो एक लंबे अरसे से, लंबे समय से साथ में रहे, वहाँ पर राज किए। अरे अभी बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कौन बनाया था? आप कह रहे हैं चेत गई। आप बात करते हैं सिर्फ 2014 के अटल बिहारी वाजपेयी का शासन भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कितने बेशर्म भाजपा के लोग हैं, ये 2014 से अपना ही इतिहास पढ़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी सत्ता चला चुके हैं। वे कहते हैं कि हम अभी तो 8 साल हुए, इतनी देर से 8 साल चिल्ला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नहीं थे, मतलब मानते ही नहीं ये लोग, और हम लोग भी सवाल नहीं करते हैं। जब ये इस तरीके से कट के निकलते हैं तो हमें सवाल पूछना चाहिए ना कि आप 8 साल क्यों कह रहे हो? भाई विवेक जी बताइए। आप 50 साल की बात भाजपा की करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, तो आप जो है 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों छोड़ देते हैं? उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो आपका पसंद नहीं था? तो ये सब चीजें देखिए, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, चुनाव के पहले 2024 के पहले 2000 जो ये चुनाव जीता, किस तरीके से जीता। अरे 24 तक मूवी चली जाएगी भाई, फिल्म 24 तक चली जाएगी, 24 तक थोड़े रुक रहेगी।
नहीं चली जाएगी। योगेश जी जो बात कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। देखिए, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, गुजरात किस रंग पे चलता है ये भी बताने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो वहाँ पर ये लेंगे, लेकिन हृदय पांड्या उनकी हत्या का भी मसला उठेगा। एक परजानिया फिल्म जो मैंने बताई उसको रिलीज करना चाहिए, उसकी मांग मैं कर रहा हूँ। भाजपा के मित्र अगर इतने जो है अभ्यक्त की आजादी के समर्थक हैं तो उस फिल्म को अब भी रिलीज करा दें। सभी लोग फिल्म बनवाइए, सभी लोग रिलीज करिए और अलग अलग मुद्दों पे करिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कोई किसी को नहीं रोकेगा मुझे लग रहा है। खैर, आप तीनों मेहमानों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब द कश्मीर फाइल्स पर सियासत लगातार जारी है, मुझे लगता है कि सियासत कहीं ना कहीं थमनी चाहिए और जो लोग हैं लोगों को भी समझना चाहिए कि फिल्म को फिल्म की तरह देखनी चाहिए और जो चीज़ 90 के दशक में हुआ उस घटना को दर्शाया गया है उससे जानकारी लेनी चाहिए। समाज के अंदर बुराभाव पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस फिल्म से ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।